all the properties of that substance. समझ में आई बात? फिर से देखो करते हैं, ये किसका डेफिनेशन है? किसका डेफिनेशन है ये? मॉलिक्यूल का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है मॉलिक्यूल का। अब आप ना साइज पे ज़्यादा नहीं जाना है। एक क्या दिमाग में अपने आप बात बनने लगती है कि जो छोटा है वो एटम है, बड़ा है वो उससे बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उससे बड़ा फिर हम उसको एलिमेंट कहते हैं जब बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि साइज पर नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है कि अगर वो रिएक्टिव है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल दोनों है, देखो दोनों में स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमने लिखा है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्रीली रह सकता है वो कहलाता है मॉलिक्यूल, यानी कि जो रिएक्टिव नहीं है। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रिएक्शन कर सकता है वो क्या कहलाता है? एटम। इतना ही फर्क है। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? हाँ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो कि जो मॉलिक्यूल बनता है ना, तो मॉलिक्यूल आपको अब देखो दो तरह के मिलेंगे। मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको क्लियर होगा। मैंने लिखा ये O2 का मॉलिक्यूल है और ये H2O का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब दोनों में फर्क बताओ मुझे, क्या फर्क है बता। दोनों में फर्क बताओ, O2 और H2O में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? हम्म अब देखो समझने की बात यह है कि पहली बात तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हम इनको कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये फ्री रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? फ्री। जिनका नेचर के अंदर एग्जिस्टेंस है, जैसे हम कहते हैं ना एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंपोनेंट है, तो ऑक्सीजन मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कंपोनेंट है, एटॉमिक ऑक्सीजन का नहीं है। इसी तरह वाटर हम यूज करते हैं तो स्टेबल है काफी। अब दोनों में फर्क क्या है? ये जो है ना, ये वाला मॉलिक्यूल पहला वाला, इसके दोनों एटम सेम है, सब में दिख रहा है O2 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ दो एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम है और एक एटम ऑक्सीजन का है कि नहीं? ठीक है ना? पहले वाले केस में क्या हो रहा है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट ज्वाइन। दोनों में क्या हो रहा है कि यहां पहले वाले केस में एटम ऑफ सेम है, एक ही एलिमेंट के दो एटम ज्वाइन कर रहे हैं, और यहां क्या हो रहा है? एटम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गई ना बात समझ में? तो इसीलिए हमने लिखा ये जो H2O है ये कंपाउंड है बेसिकली। तो आप देखो डेफिनेशन में भी हमने लिखा है, देखो दिखा कहाँ लिखा है? एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो कंपाउंड कब आएगा काम में? जब हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स को लेंगे, है ना? दो डिफरेंस एलिमेंट को अगर हम लेंगे तो हम कंपाउंड की बात करेंगे। बात क्लियर है ना? और सिंगल की बात करेंगे तो सिंगल है ही। ठीक है। अब बात यह है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझने की ये है कि दिमाग में एक कंफ्यूजन रह हो ही जाता है, अपने आप हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। वो कंफ्यूजन क्या है कि एक चीज बन जाती है कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो है वो किससे बड़ा है? एटम से। ये अपने आप एक दिमाग में सोच डेवलप होती है मैक्सिमम टाइम। तो काफी हद तक काफी सारे केसेस में ये बात वैलिड है। नो डाउट ये सही है कि मॉलिक्यूल का जो साइज है अगर हम देखेंगे तो वो एटम से बड़ा होगा सेम एलिमेंट के केस में।
ठीक है, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं है, ये बात हमेशा सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? जैसे हम मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, देखो मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, आपको बताना है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बताओ कैसे लिखेंगे हम? O2, वेरी गुड। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे हम? नाइट्रोजन बोल रहा हूं, N2। ओजोन का कैसे लिखेंगे हम? O3, वेरी गुड। हीलियम का कैसे लिखेंगे हम? ये शायद मैंने एक दिन आपको बता दिया ना। अब एटम की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटम कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन का एटम कैसे लिखेंगे? ओजोन के की बात करेंगे तो भी हम लिखेंगे O। और इसका हीलियम का एटम H ही लिखेंगे। अब देखो समझ में आया कि कुछ केसेस में, एक केस हमारे सामने ऐसा आ गया है, एक वह केस कि जहां एटम और मॉलिक्यूल को हम सेम तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है कि नहीं? है कि नहीं है? ठीक है ना? तो ऐसा केस है, इसका मतलब इसका वजह है कि यहां एक नई चीज इन्वॉल्व हो रही है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? कि किसी चीज के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितना है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। आई बात समझ में? कि एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? कि किसी चीज के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है, उसी को हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। सही बात है। डिफाइन करना चाहें स्टेटमेंट में तो हम लिखेंगे द नंबर, एटॉमिसिटी को कैसे लिखेंगे? एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स आप लोगों का अकाउंट ना खाली हो जाएंगे ना, ज्यादा पैसा तो मेरे पास दे दीजिए। कंसिस्टिंग, यहाँ से फोन देगा है किसी को, आपको पता लगा या कॉन्स्टिट्यूटिंग, किसी को फोन किया किसी को, उसको जो सामान लेके जाते हैं कि हमारे यहाँ 10 लोगों में ट्रांसफर हो रहे हैं, constituting a molecule is known as its atomicity। आ गई बात समझ में? बात ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट, इसको हम ब्रॉडली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरी कैटेगरी होती है मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो आप देखिएगा किसी भी मेटल का सिंबल देखो आप, आयरन का क्या होगा? Fe। सोडियम का क्या होगा? कॉपर का क्या होगा? कोबाल्ट का क्या होगा? अच्छा, अब बताइए कि नॉन मेटल में हम आते हैं, ऑक्सीजन का क्या होगा? O नहीं, O2। जब भी आपने देखा होगा नाइट्रोजन की बात है तो N2 लिखता है, ऑक्सीजन की बात है तो O2 लिखता है। क्लोरीन का क्या होगा? Cl2। ब्रोमीन का क्या होगा? Br2। है कि नहीं?
तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेटल के केसेस में जो एटॉमिसिटी होती है वो क्या होती है, 1। क्या होती है, 1 होती है। देखो कोई भी सिंबल उठा के देखो, आप किसी भी मेटल को लिखो, हम केवल एक ही एटम लिखते हैं उसका, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम नॉन मेटल के केस में जा रहे हैं, नॉन मेटल के केस में जा रहे हैं, तो वहां क्या देख रहे हैं हम कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 2 एटम लिखने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब नॉन मेटल की जो एटॉमिसिटी होती है, एटॉमिसिटी जो होती है क्या होती है, वो मोर देन 1 भी हो सकती है। 1 वाले केसेस भी होंगे इसमें, मोर देन 1 वाला केस भी आएगा, लेकिन मोर देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर हुई, दिमाग में बैठ गई ना बात, कि मेटल के केस में तो बिंदास बोलना है कि 1 केवल एक नंबर लिखना, एक एटम लिखना है। लेकिन नॉन मेटल में हमको ऐसे वेरिएशन मिलेंगे, कहीं पर 1 भी लगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, कहीं 3 होगा, कहीं 4 होगा, कहीं 6 भी होगा, कहीं 8 भी होगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, कि अगर देखा जाए तो एटॉमिसिटी का जो कंसेप्ट है वो किसके लिए बना, नॉन मेटल के लिए। भाई वैलिड तो इसके लिए हुआ ना, क्योंकि बाकी में तो मेटल के केस में तो सबका 1 ही आ रहा है। तो स्पेशल जो बात आई तो वो किसके लिए आई, नॉन मेटल के लिए, इसी को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अलग अलग देखते हैं। तो एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल्स को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होंगे ये वो हैं जिनकी एटॉमिसिटी क्या है, बोलो, जिनकी एटॉमिसिटी होगी 1। ठीक है, चलो एग्जाम्पल बोलो। अब क्योंकि हमने कह दिया है कि भाई एटम तो ऑब्वियसली होंगे ही मोनो एटॉमिक, नॉन एटम, नॉन मेटल्स की बात है, तो नॉन मेटल में केवल और केवल इनर्ट गैसेस, जिनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे इनर्ट गैसेस जो भी होती है वो होती है मोनो एटॉमिक। क्लियर हो गई यहां तक बात, बोलो क्लियर है कि नहीं है। चलो दूसरा केस आता है डाई एटॉमिक का। डाई एटॉमिक, बोलो एटॉमिसिटी क्या होगी, एटॉमिसिटी हो जाएगी 2। अच्छा, एग्जाम्पल बोलो जल्दी से। O2, N2, H2, Cl2, Br2, है ना। अब ऐसे कोई भी एग्जाम्पल, अब देखो 9th जो क्लास है ना वो कंसेप्ट वाली है, कि जब भी आप कुछ लिखो, जैसे किसी कोई भी आपको बोला लिखने के लिए तो आप सिंपल लिखते हो, तो अब देखो कि आपने क्या एटॉमिसिटी लिखी है उसकी, या क्या लिखनी चाहिए हमको नियम से। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिसिटी 2, मीन्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नंबर 3 ट्राई एटॉमिक, या जिनकी एटॉमिसिटी कितनी होगी
3 एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल बोलो। O3 ओजोन, ओके। 4 नंबर टेट्रा एटॉमिक, एटॉमिसिटी 4, एग्जाम्पल बोलो। P4 फॉस्फोरस, क्या हो गया? फॉस्फोरस। मैंने पहले भी शायद आपको काम दिया था, और भी सर्च कीजिए, आजकल गूगल का ज़माना है, आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो कि डिफरेंट एटॉमिसिटी के एटम्स को पहचानिए। जितने भी हमारे पास 118 एलिमेंट अवेलेबल है ना, उनमें से देखिए कौन क्या एटॉमिसिटी रखता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये आपका काम है। जैसे टेट्रा तक का दिया है, एक सल्फर का भी होता है जिसके अंदर S8 होता है, तो आपको देखना है क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट है। तो सर्च मारो, सर्च मारो गूगल पे, देखो कहीं तलाश करो कि कित पॉली का मतलब सब आ गए। पॉली का मतलब तो होता है, अब यही तो सोचने की बात है ना, अभी हम बताएंगे कि सिंगल सिंगल टाइप के एटम में कितने ऑप्शन है। जैसे S8 ऑक, जैसे ये टेट्रा था तो ये ऑक्टा हो जाएगा। पॉली का मतलब होता है एक, मोर देन वन, एक से ज्यादा को हम पॉली बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आपका काम है, आपको ढूंढना है कि कितने टाइप के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट एटोमिसिटी यानी 4 से ज्यादा एटोमिसिटी रखते हैं। फाइंड करो उनको। फाइंड द मॉलिक्यूल हैविंग एटोमिसिटी मोर देन 4। ये चलो मैंने आपको काम दे दिया। आया समझ में? तो आपको 4 से ज्यादा जितने भी है ना, वो सब तलाश नहीं है, आपका काम है। देखो मिलता है नहीं मिलता, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। हाँ बेटा, आप ढूंढ के रखो ना, मैं सिंगल टाइप की बात कर रहा हूं, उसमें तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कंपाउंड में तो बहुत सारे, वो तो सारे ही पॉली एटॉमिक होते हैं जी। दिखा? हुआ। बढ़े आगे। अभी हमने देखो मॉलिक्यूल्स देखे जो कि सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हुए थे। अभी जितने एग्जांपल हमने देखे हैं, जितने मॉलिक्यूल हमने देखे हैं, वो सारे क्या है? सिंगल टाइप एटम से बने हुए हैं। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? फिर उसका एक नया नाम हम दे देते हैं, जैसा कि हमने वाटर को दिया था, H2 को दिया था, इसको हम बोल देते हैं कंपाउंड्स। कैसे बनते हैं कंपाउंड? जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट ज्वाइन करते हैं। डिफरेंट मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। इसी तरह NH3 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ज्वाइन कर रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है। तो ज्वाइनिंग का एक रूल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डेफिनेट प्रोपोर्शन का रूल। क्या था जरा बताओगे? डेफिनेट प्रोपोर्शन का एक रूल हमने पढ़ा था, जरा बताओ क्या था?
एलिमेंट जो होते हैं, कंपाउंड बनने के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो बाई मास एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। जैसे सिंपली हमने घर में कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी एक नई चीज बनती है तो उसमें चीजों को एक डेफिनेट पोर्शन में डाला जाता है, चाहे घर में खाना बनाने की बात हो चाहे कुछ और बनाने की बात हो, सब में कुछ पोर्शन डिफरेंट चीजें होती हैं जिनको एक डेफिनेट पोर्शन में डालने पर ही वो अच्छी बनती है या वैसी बनती है जैसी वो डिजायर्ड है। जैसे वाटर का ही केस हम लेते हैं, अगर वाटर में हमने हाइड्रोजन डाला है और ऑक्सीजन डाला है तो बाई मास इनका प्रोपोर्शन क्या होता है, 1:8। क्या होता है, 1:8। इस रेशो में ये होना चाहिए, है ना, 1:8। कैसे पता चला, H2O, O का क्या होता है 16 और 2H का कितना हो गया 8, तो इसको हमने किया तो पता चल गया 1:8। यानी जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1:8 रेशो में कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट वाटर। अमोनिया के लिए पता करो तो जरा, अमोनिया के लिए पता करो क्या रेशो होना चाहिए। बाई मास पूछ रहा हूं मैं, बाई मास बोलो कितना होना चाहिए, 40। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि एटम का मास लेना है, तो अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 और हाइड्रोजन का हो गया 3, तो ये 14:3 में अगर हम लेंगे दोनों को तो हमें मिलेगा अमोनिया। चलो बहुत अच्छी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो तो जरा, थ्री इज टू एट आ रहा है, कैसे आया जरा बताओ तो। ये 12 हो गया, ठीक है ना, 16 इंटू 2 32 और इसका 12 हो गया, तो इसको सिंपल करेंगे क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो हम कहेंगे 3:8 रेशो में अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालो तो, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या रेशो रहेगा, 12 इंटू 12 और 16, तो 4 3 जा एंड 4 4 जा 3:4। देखो समझ में आ गई ना बात, और दिख भी रहा है, देखो यहाँ कार्बन से डबल है ऑक्सीजन तो दिख रहा है ना, और यहाँ देखो यहाँ हमने लिया 4 और यहाँ ले लिया 8, 3 3 कॉमन है लेकिन 4 से 8 किया तो CO2 बन गया, 4 लिया तो CO बन गया। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला बनाना है, जैसे ये तो बाई मास आपने ले लिया, जानते हैं वैसे तो हम कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो निकालेंगे कैसे, देखो ये आया कैसे, इसको समझो आप। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट जरूरी है, एक हाइड्रोजन जरूरी है और दूसरा ऑक्सीजन जरूरी है, लिख लो इसको। बहुत बढ़िया। अभी हमने रेशो बाई मास क्या निकाला इनका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो बाई मास क्या निकाला था 1:8, ये आ गया। अब इसका एटॉमिक मास क्या है, हाइड्रोजन का कितना है 1 और ऑक्सीजन का कितना है 16। अब एक चीज निकालो, नंबर निकालने के लिए कितना आपको हाइड्रोजन लेना है कितना आपको ऑक्सीजन लेना है, उसके लिए आपको एक करना पड़ेगा,
रेशो बाय मास में एटॉमिक मास से डिवाइड करो, यानी इस 1 नंबर को इस 2 से डिवाइड करो। रेशो बाय मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। रेशो बाय मास कितना आया था 1, और एटॉमिक मास कितना था 1, क्या आ गया 1 आ गया। और यहां निकालो, रेशो बाय मास कितना आया 8, और एटॉमिक मास कितना आया 16, कितना 0.5 या 1/2, ठीक है। अब देखो बात समझ में आ गई हमको, कैसे समझ में आ गई, ये 1 है और ये हाफ है, तो 1 हाफ का क्या है डबल। चलो इनको नंबर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो इसमें 2 से 2 कैंसिल, यहां आ गया 2 और यहां आ गया 1। तो मतलब क्या हुआ कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम चाहिए 2, कितने एटम चाहिए हाइड्रोजन के 2, और ऑक्सीजन के कितने चाहिए 1। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, NH3 का करते हैं, किया था ना अभी हमने NH3 का भी, सेम चीजें NH3 के लिए करते हैं। एक ले लेते हैं हम, ये ले लिया N और ये ले लिया हमने H। क्या चीज चाहिए पहले, रेशियो बाय मास क्या आ रहा था बोलो, अभी निकाला था ना हमने NH3 में, क्या था 14:3। चलो एटॉमिक मास क्या था नाइट्रोजन का, और इसका 1, वेरी गुड। अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो 14 डिवाइडेड बाय 14 और 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या आ गया 1 और ये क्या आ गया 3। तो ये तो सीधा सीधा एक नंबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन में, सॉरी अमोनिया में जो इनसे मिलकर बनेगा, कि एक नाइट्रोजन होना चाहिए और 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। सही बात है। ठीक है ना। देखो एक्चुअली क्या है, हम पहले से जानते हैं कि H2O का फॉर्मूला H2O है, लेकिन कैसे बनाया है इसको समझने आने की बात कर रहे हैं, कि जब इन्होंने बनाया होगा, जब ऐड करना शुरू किया होगा तो अलग अलग पोर्शन मिलाए होंगे, तो एक कंपाउंड बना, उसको आइडेंटिफाई किया उन्होंने वाटर की तरह कि ये वाटर है, इस कॉम्बिनेशन को हम वाटर बोलेंगे, तो उस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है उसको निकालने के। ऐसे आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो, CO2 को भी ट्राई कर सकते हो, CO2 किया था ना हमने, चलो CO2 का ट्राई करते हैं। CO2 का ट्राई करते हैं हम, सी बोलो, सी क्या चाहिए हमको, सी और ऑक्सीजन चाहिए। सी क्या है, सी का क्या चाहिए हमको, रेशियो बाय मास क्या आ रहा था जरा बताओ। CO2 में रेशियो बाय मास क्या आ रहा था, कार्बन का आ रहा था 3:8 आ रहा था, ओके। अब कार्बन का क्या था वो, दूसरी चीज क्या है 12 था, ये 12 हो गया, और ऑक्सीजन का क्या था 16। तो क्या करें अब हम, 3/12 और 8/16, कितना आया 1/4, और ये क्या आ गया 1/2। सही। अब क्या करें, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में चाहिए नहीं हमको, तो हम करते हैं दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो क्या आ गया, ये से कैंसिल 1 और ये आ गया 2, मतलब कि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, बन गया फॉर्मूला। ठीक है ना। चलो एक कार्बन मोनोऑक्साइड का करो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का करो, क्या रेशियो निकाला था हमने
कार्बन और ऑक्सीजन का क्या निकाला था क्या पहले? ओके चलो, तो इसका एटॉमिक मास तो हो गया 12, इसका हो गया 16। क्या करें, 3/12 और 4/16। चलो कितना आया, 1/4। ये कितना आ गया, 1/4। दोनों 1/4 आया ना। अब दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां भी 1 आ गया और यहां भी 1 आ गया। आई थिंक अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। इतने एग्जाम्पल किए तो लॉजिक समझ में आ गया होगा ना कि फॉर्मूला बनता कैसे है। यही चीज आगे 11th साइंस में डिटेल से पढ़ाई जाती है कि वो बोलेगा कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन इतना % है और ऑक्सीजन इतना % है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। ये जब इसने रेशियो दिया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इतना परसेंटेज का ही आइडिया दिया ना इसने हमको एक तरह से। क्लियर? चलो एक CH4 का और करके देखो। कार्बन और हाइड्रोजन का करके देखो, ये तो आसान है। कार्बन का कितना मतलब था, कार्बन और हाइड्रोजन का पहले निकालना पड़ेगा हमको। CH4 है मान लो, तो क्या आएगा, 12/4, या इसको हम बोल सकते 3:1। यही हुआ ना। अरे सही है क्या? चेक हो जाएगा, अभी सही नहीं भी होगा तो। ये हो गया 3, होगा 1। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। तो चेक करो कितना आ गया, 3/12 और 1/1। तो 1 बाई क्या हो गया, ये 4। ये तो 1 ही है। क्या करें, इक्वेट करने के लिए क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कैंसिल, 1 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, यानी हमारी बात सही है। अब आप इस चीज से इसको प्रूव कर सकते हो, इस चीज से इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या है, कि अगर आपको बाई मास रेशो वो देता है, देखो बाई मास रेशो वो आपको देगा और एटॉमिक मास हमको पता है, तो हम बता सकते हैं कि अगर बाई मास रेशो ये है तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अब ऐसा आज के होमवर्क में इसको अच्छे से करने के लिए ट्राई मारो, कुछ 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 बताओ, मुझे बताओ फॉर्मूला क्या ट्राई मारोगे। NO2 का ट्राई करना, ठीक है, और H2O2 का ट्राई करना। और किसका ट्राई करोगे, किसी का भी कर सकते हो, वैसे जो जितने फॉर्मूले हमारे पास है ना, किसी का भी ट्राई कर सकते हो। चलो इन दो का ही करके रखना, प्रूव कर देना है कि भैया इनका जो रेशो है ये ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है, कल नई चीज पढ़ेंगे। हाँ अटेंडेंस सेंड कर दो।